अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो टॉक। तो चलें हम चलते हैं अपने आज के नावल की तरफ। आज के हमारे नावल का नाम है मंजूर नज़र, किस्त नंबर 1। वो हाथ से ट्राली धकेलती आगे बढ़ रही थी। माल में आए काफ़ी वक्त गुजर चुका था मगर इसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। ताहम घर के लिए ज़रूरी सामान लेकर वो काउंटर की तरफ बढ़ गई जहाँ बिल की अदायगी के लिए एक लंबी कतार लगी थी। वो बेजारी से हाथ में पहनी घड़ी पर वक्त देखती अपनी बारी का इंतजार करने लगी। इतवार होने की वजह से माल में मामूल के मुताबिक ज्यादा रश था। लोग इधर से उधर अपनी अपनी ट्राली को धकेलते सामान लेने में मसरूफ थे। वो चारों तरफ नजर घुमाती अपनी ट्राली को आगे बढ़ाने लगी। कतार में कमी तेजी से वाक़या हो रही थी। काउंटर पर खड़ा लड़का तेजी से अपने हाथों को काम में ला रहा था। वो ट्राली को लिए काउंटर के सामने आ रुकी और ट्राली से सामान निकालती काउंटर पर रखने लगी कि अचानक ही इसे खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। इसने जो ही नज़र उठा कर देखा तो काउंटर पर खड़ा लड़का बेबाकी से इसी की तरफ देख रहा था। गुस्से की एक शदीद लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। वो इस वक्त बुड़के में थी, हता कि इसने नकाब भी लिया हुआ था मगर इस सब के बावजूद वो लड़का यूं घूर रहा था जैसे कोई मॉडल इसके सामने खड़ी अदाएं दिखा रही हो। गुस्से से कूदते इसने खड़ी खड़ी सुनाने का इरादा किया ही था कि फायरिंग की आवाज़ ने पूरे माहौल में सख्ता तारी कर दिया। माल के दाखिली दरवाजे से अंदर आते वो 35-36 अफराद में से एक शख्स ने हवाई फायरिंग करके सबको दहशत व खौफ में मुब्तला कर दिया था। सब अपनी अपनी गन हाथ में लिए माल में फैलते चले गए। औरतों बच्चों को यरगमाल बनाकर बंदूक इनके सरों पर तान दी थी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर किसी ने ज़रा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इसको यहीं भून कर रख देंगे। फायर करने वाला आदमी कहता हुआ आगे बढ़ा और कैशियर के पास आकर रुक गया। वो जल्दी से अपनी ट्राली पीछे घसीटती 2 कदम दूर हुई थी। तेरा मालिक कहाँ है? इस आदमी ने काउंटर पर खड़े लड़के को गड़ेबान से पकड़कर पूछा। जी वो तो बस महीने में 1 आध बार ही चक्कर लगाकर हिसाब किताब देखते हैं, कैशियर हिकलाता हुआ बोला। लगता है तेरे मालिक को अपना धंधा कुछ अजीज नहीं है और ना ही तुम मुलाजमों की कोई परवाह है। तभी तो हमारे दादा के हाथों तुम लोगों को मौत के मुंह उतारने का इंतजाम कर रखा है, वह कारा बढ़ते हुए बोला और इस लड़के को गिरबान से पकड़कर सर से ऊपर उठा दिया। सब इस लड़के के आने वाले खौफनाक मंजर का सोच के लड़ने लगे थे। वो आदमी लड़के को हवा में उठाए दूर जमीन पर उछालता कि इससे पहले किसी की गरजदार आवाज़ ने सबके दिल दहला कर रख दिए। छोड़ दो इसे गफ्फार। इस गरजदार आवाज़ के बाद माहौल में सुकूत तारी हो गया था। माहौल में छाए सुकूत को इस शख्स के बूट की आवाज़ ने तोड़ा था। दराज कद, वर्जिशी जिस्म, काले बाल, काली गहरी आंखें, मगरूर नाक, सुरह सफ़ेद रंगत का हामिद। वो शख्स किसी रियासत का बादशाह लगता था मगर वहाँ मौजूद लोगों को वो मालकुल मौत ही लग रहा था। वो चलता हुआ अपने आदमी के पास आया। इस शख्स के कहते ही गफ्फार लड़के को नीचे उतार कर अदब से एक तरफ हो गया था। वो शख्स आगे बढ़ता हुआ कैशियर की तरफ आया। वो अभी तक काउंटर की तरफ ही खड़ी थी। इस दहला देने वाले माहौल ने सबको माऊफ कर दिया था। कोई भी शख्स कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो शख्स सरसरी सी नज़र इस लड़की पर डालता काउंटर पर खड़े लड़के से मुखातिब हुआ। अगर आज शाम तक तुम्हारा मालिक मेरे अड्डे पर हाजिरी देने ना आया तो बता देना उसे कल की सुबह सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को नसीब नहीं होगी। समझ में आया कुछ या अपने तरीके से समझाऊं? जी समझ गया अरहम दादा, कैशियर ने हिकलाते हुए कहा। अरहम दादा ने एक बार फिर सरसरी नज़र इस लड़की पर डाली जो इन लोगों की तरफ ही मतवज्जो थी। वो पलटकर हार्ची दरवाजे की तरफ बढ़ गया मगर जाते जाते एक बार फिर दरवाजे से बाहर निकलने से पहले रुक कर इस लड़की की तरफ देखा था जिसकी नज़रें भी इसी पर जमी थीं। वो दरवाज़ा अबूर करता बाहर निकल गया। इसके मातहत भी इसके पीछे चल दिए। इनके जाते ही माहौल का सख्ता टूटा था।
लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। सब अपना अपना सामान वहीं छोड़कर मॉल से बाहर निकलने के लिए हार्जे दरवाजे की तरफ भागे। वो भी सामान वहीं छोड़ती हार्जे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो थकी हारी घर में दाखिल हुई। आज के वाक़ये ने इस पर भी खौफताड़ी कर दिया था। वो अभी भी इस वाक़ये को सोच रही थी जब माँ की आवाज़ इसे सोच की दुनिया से बाहर लाई। कितनी देर लगा दी मानूर तुमने, मैं कितना परेशान हो गई थी, और देखो खाली हाथ आई हो। जब कुछ लिया ही नहीं तो तुम इतनी देर से कहाँ थी? रुखसार बेगम ने उसे देखते ही परेशानी से सवालों की बौछार शुरू कर दी। कुछ नहीं मामा, बस आपको तो पता है ना, मुझे कुछ इतनी जल्दी पसंद नहीं आता। मैं पूरा मॉल में घूम कर आ गई लेकिन कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए देर हो गई और बगैर कुछ खरीदे ही वापस आ गई। मानूर ने रुखसार बेगम को परेशान देखकर सच बताना मुनासिब न समझा, वरना वो और परेशान हो जाती। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुंह हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। जी ठीक है। वो अस्पात में सर हिलाती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। रुखसार बेगम भी खाना लगाने किचन की जानिब बढ़ गई। कमरे में आके वो आईने के सामने खड़ी अपना नकाब उतारने लगी थी कि तभी इसके ज़हन में इस लड़के का ख्याल आया जो काउंटर पर खड़ा इसे घूर रहा था। वो आईने में खुद को देखने लगी। नकाब से झांकती आंखें इतनी हसीन तो ना थी कि मुकाबिल नजरें ना हटा पाए, मगर न जाने क्यों गलती से भी जब कोई एक नज़र इन पर डालता था तो दोबारा नज़र डालने से खुद को रोक नहीं पाता था। ये आंखें हिरन जैसी बड़ी और हसीन तो ना थी, दरमियानी आंखें थी, अलबत्ता लंबी ज़रूर थी। ये गहरी बुरी आंखें एक ऐसी कशिश रखती थी कि नकाब पोश होने के बाद भी मुकाबिल नजरें जमाने पर मजबूर हो जाता था। ये मर्द होते ही ऐसे हैं, नकाब करने के बावजूद घूरते रहते हैं। पता नहीं क्या नजर आता है, नफ्स परस्त, कोई दीन मानी ही नहीं होता इनका। मानूर से सर झटकती बुरखा उतारने लगी, साथ में बड़बड़ा भी रही थी। तभी खाने के लिए बुलाने आती रुखसार बेगम के कानों में इसकी बड़बड़ाहट पहुंची तो पूछे बगैर न रह सकी। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो, कुछ हुआ है? इन्होंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा जो अलमारी में गुस्सी बुरखा रख रही थी। कुछ नहीं, बस मॉल में वो कैशियर मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई चलती फिरती मॉडल हूँ। मुझे समझ नहीं आता नकाब में भी इन लड़कों को क्या नज़र आता है जो यूं घूर रहे होते हैं। वो झंझलाहट से कहती बेड पर जाकर बैठ गई। असल में इन लड़कों का कसूर नहीं है, मेरी बेटी की आंखों में ही ऐसी कशिश है जो सामने वाले को नजरें न हटाने पर मजबूर कर देती है। रुखसार बेगम इसके पास ही बेड पर बैठते हुए बोली, माँ की अंधी मोहब्बत ऐसी भी कोई हिरन जैसी बड़ी आंखें नहीं हैं कि लोग इनसे नज़र न हटा सकें। हाँ लंबी ज़रूर है, लेकिन इससे क्या होता है? मानूर ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। इसके इस तरह बोलने पर रुखसार बेगम मुस्कुराहट दबाती गोया हुई। कशिश का ताल्लुक चेहरे के नक्कुश से नहीं होता, ये एक अलग शय है जो आम से नक्कुश में भी जान डाल देती है, इन्हें खूबसूरत जाज़्ब नज़र बना देती है। अच्छे से अच्छे नक्कुश वाले में अगर अल्लाह कशिश ना रखे तो वो कभी नज़रों को बा नहीं सकता, और आम से आम नक्कुश वाले में अगर अल्लाह कशिश डाल दे तो इसे मंजूर नज़र बनने से कोई रोक नहीं सकता। रुखसार बेगम की बातों ने इसे लाजवाब कर दिया। ठीक ही तो कह रही थी, वो हर एक के मुंह से अपनी तारीफ सुनती आई थी। नकाब करने के बावजूद मर्दों को अपनी तरफ मतवज्जा पाया था। ये कशिश ही तो थी जो बुर्का पहनकर भी वो खूबसूरत लगती थी। अब क्या हुआ, कहाँ खो गई? इसको खामोश बैठा देख रुखसार बेगम ने पूछा। कुछ नहीं, आपने खाना लगा दिया? मुझे भूख लगी है। अरे हाँ, मैं तुम्हें खाने के लिए ही बुलाने आई थी, मगर बातों में भूल ही गई। रुखसार बेगम ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप चलें, मैं बस हाथ मुंह धोकर आई। वो मुस्कुरा कर कहती वॉशरूम में चली गई। रुखसार बेगम भी ठीक है कहती कमरे से बाहर निकल गई। हाथ में रिमोट पकड़े सोफे पर बैठी वो मुसलसल चैनल्स बदलने में लगी थी। तभी इसकी नज़रों से एक न्यूज़ चैनल गुजरा जिस पर आज मॉल में होने वाले वाक़ये की खबर चल रही थी, जिसमें ये भी बताया जा रहा था इस वाक़ये के बाद कुछ अरसे के लिए मॉल को बंद कर दिया गया है। ये न्यूज़ वाले भी पूरी वारदात होने के बाद खबर पहुंचाते हैं। तब कहाँ थे जब वो गैंगस्टर मॉल में घुसे थे?
وہ سوچ ہی رہی تھی جب رخسار بیگم کی آواز پر فوراً چینل بدل دیا۔ بیٹا میں سوچ رہی تھی کچھ دنوں کے لیے لاہور جا کر تمہارے پاپا سے مل لائے۔ رخسار بیگم ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے کمرے میں آتے ہوئے بولی، وہ بھی تو کراچی آ سکتے ہیں نا، مگر جب انہیں ہماری پرواہ نہیں تو ہم کیوں جائیں، رہنے دیں انہیں اکیلا، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے ٹی وی بند کر دیا۔ بوڑھی بات مانور، وہ باپ ہیں تمہارے؟ رخسار بیگم نے اسے ڈپٹا۔ ہاں، جیسے اپنی فیملی کی پرواہ تک نہیں، مانور نے تلخی سے کہا۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، لیکن یاد رکھنا ہم ضرور 1-2 دن میں جائیں گے، رخسار بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ بس منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ اچھا ایک اور بات تو سنو، رخسار بیگم اس بار اس کے چہرے پر نظریں جمائے گویا ہوئیں۔ جی، وہ چائے پیتے ہوئے بولی۔ وہ پڑوس میں بہت باجی ہیں نا؟ وہ رکی، تھوک اندر نگلا۔ ہاں ہیں تو پھر، وہ بے نیازی سے بولی۔ تو انہوں نے تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا ہے؟ وہ ایک سانس میں اپنی بات مکمل کر گئی۔ ماں نور آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ چائے کا کپ ٹرے میں رکھتی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مطلب بہت باجی کو انکار کرنا ہے؟ رخسار بیگم اس کو جاتا دیکھ گہرا سانس لیتے ہوئے بڑبڑائیں۔ دادا، ڈرگس ابھی اڈے پر نہیں پہنچے، پاشا کے آدمی نے اپنے آدمیوں کے ذریعے بحری جہاز پر حملہ کر کے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ ارحم ساحلی سمندر کے قریب والے اڈے پر تھا جب غفار نے آ کر اسے خبر دی۔ وہ تیش کے سامنے موجود ٹیبل پر ہاتھ مارتا اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے دوڑا۔ تم لوگوں سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو سکتا؟ اس کی دہاڑ پر غفار 2 قدم پیچھے ہوا۔ سارا کام ہڑپ کر کے رکھ دیا اس پاشا کو تو میں اب کسی صورت نہیں بخشنے والا۔ جنگ کا آغاز اس کی طرف سے ہوا ہے مگر ختم میں کروں گا۔ معلوم کرو وہ آگے کیا لائحہ عمل طے کرنے جا رہا ہے، کوئی تو اس کی دکھتی رگ ہوگی۔ ارحم ہاتھ سے ماتھا مسلتے ہوئے بولا۔ دادا میں نے معلوم کیا ہے، اس کی بانجی ہے جو کراچی گئی ہوئی ہے، آج لاہور واپس آ رہی ہے، مرحوم بائی بابی کی ایک اکلوتی نشانی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے ایک تصویر اس کے سامنے کی۔ غفار کی دی ہوئی خبر اور اس تصویر کو دیکھتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ ٹھیک ہے، معلوم کرو یہ لاہور جہاز کے ذریعے آ رہی ہے یا ٹرین کے ذریعے؟ دادا میں نے ساری معلومات حاصل کر کے آیا ہوں، وہ ٹرین کے سفر کی زیادہ شوقین ہے۔ ٹرین سے واپس لاہور آ رہی ہے؟ غفار کی بات پر فاتحانہ مسکراہٹ سے بولا۔ بہت خوب، تو کب آ رہی ہے پھر ہماری مہمان؟ دادا 2 بجے کی ٹرین سے۔ ارحم دادا نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی جو 1:30 بجا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، گاڑی نکالو، اپنی مہمان کو لینے میں خود جاؤں گا۔ جی دادا، غفار مؤدبانہ انداز میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ارحم ہاتھ میں تصویر پکڑے دیکھتا ہوا بولا، تمہیں یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی پاشا، وہ حقارت سے کہتا اسٹیشن جانے کے لیے نکل گیا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس